हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल सट्टा। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आरओ और एआरओ का जो पीवाईक्यू है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे लगातार एक के बाद एक। तो सबसे पहला जो पीवाईक्यू होगा हमारा वो होगा 2021 का जो पीवाईक्यू है, जो परीक्षा 5 दिसंबर 2021 को हुआ था, उसको हम लोग देखेंगे। हालांकि 140 क्वेश्चन का ये जो पेपर होता है उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 पार्ट में या 3 पार्ट में करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि वीडियो की लंबाई जो है वो छोटी हो जाए। तो चलिए हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। पीवाईक्यू का रोल जो होता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए वो काफ़ी मददगार साबित होता है। अगर आपका पीवाईक्यू अच्छे से कवर है तो आप चीज़ों का एनालिसिस अच्छे से कर पाते हैं। आपको ये पता चलता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस या कौन कौन से टॉपिक्स होंगे वो मदद करेंगे हमारे आगे की तैयारी में। और इनफैक्ट ऐसा भी देखा जाता है, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ या आरओ का एग्ज़ाम हुआ, इसमें पीवाईक्यू जो है दोहराया भी जाता है। तो पीवाईक्यू को करने का मतलब ये है कि आपकी तैयारी में एक नया आयाम आप दे रहे हैं अपनी तैयारी को, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि 2021 में ऑफिशियल आरओ और एआरओ का पेपर जो हुआ था उसको हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच। इसमें जो फॉरेन ट्रेवलर हैं उनके बारे में ये बातें कही गई हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये है कि फ़ायान का जो समय काल है वो है 399 से 414 एडी। और दूसरा जो हैंसांग है उसका जो समय काल है 629 से 645 एडी। और आइसिंग का जो है 679 से 695 एडी। और अलमसूदी का जो है 957 एडी। तो इसमें बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। आयोग के हिसाब से इसका आंसर जो है वो होगा सी। लेकिन इसका जो सही जवाब होगा वो इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि आइसिंग का जो सही समय है वो है 671 से 693। 671 से 693 वो एनसीईआरटी के हिसाब से सही है, लेकिन आयोग के द्वारा वो गलत है। तो हम अब देखेंगे फायान के बारे में। फायान बेसिकली वो गुप्ता पीरियड में आया था, चंद्रगुप्त टू के आसपास फायान आया था। और अहंसांग जो था वो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आया था। और आइसिंग जो था हर्षवर्धन के बाद का जो पीरियड है उसमें वो आया था। और अलमसूदी जो है ये एक मुस्लिम जब एम्परर शासक लोग राज्य करते थे उस समय अलमसूदी जो है भारत में आया था। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वाज वेयर इलेक्टेड चूजेड डायरेक्टली बाय द पब्लिक। मतलब इसमें से ये पूछ रहा था कि किस में रिपब्लिकन सिस्टम था। रिपब्लिकन सिस्टम में बेसिकली यही होता है कि राजा जो होते हैं या जो भी शासक होते हैं वो लोगों के द्वारा चूज किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन ए में है ओनली 1 2 एंड 4। ऑप्शन बी है 2 3 4। ऑप्शन सी है 2 एंड 4। ऑप्शन डी है 2 एंड 3। तो मित्रों जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 2 एंड 4, ओनली 2 एंड 4। तो जो गोपाला है और नंदीवर्मन है, नंदीवर्मन पल्लव किंगडम के राजा थे, जिसमें नंदीवर्मन है। और ये अपने आप में काफ़ी अच्छे राजा थे और इनके समय में आर्किटेक्चर काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ था। तो नंदीवर्मन और गोपाला गोपाला पाल वंश के संस्थापक थे। तो ये गोपाला और नंदीवर्मन जो पल्लव हुए हैं ये रिपब्लिक किंगडम था, जिसमें कि राजा जो है लोगों के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन इतिहास से, ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस वेयर वर्शिप्ड इन रॉयल पैलेसेस। ये पूछा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो ऑप्शन ए है कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ऑप्शन बी नसरुद्दीन महमूद। ऑप्शन सी नसरुद्दीन खुसरो शाह। ऑप्शन डी अलाउद्दीन मसूद शाह। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नसरुद्दीन खुसरो शाह, ऑप्शन सी। नसरुद्दीन खुसरो शाह के समय जो है दिल्ली सल्तनत में ये एक कट्टर राजा नहीं था। इसी वजह से इसके शासनकाल के समय हिंदू देवी देवताओं की पूजा आदि किया जाता था। और ये जो शासक था नसरुद्दीन खुसरो शाह, यह खिलजी वंश का अंतिम शासक था। खिलजी वंश में जिसमें अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी थे, उसी का ये अंतिम शासक था। और इस समय काफ़ी मतलब ये लिबरल था ये, इसी वजह से देवी देवताओं की पूजा होती थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान अपॉइंटेड ए स्पेशल आर्मी टू प्रोटेक्ट द बाउंड्री ऑफ द एम्पायर।
निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? इल्तुतमिश, नसरुद्दीन महमूद, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया था अपने चीज़ों को लेकर, या अपने राज्य के विस्तार को लेकर, या मार्केट रिफॉर्म्स को लेकर, सैनिक रिफॉर्म्स को लेकर। तो ये जो बाउंड्री का जो रिफॉर्मेशन था वो अलाउद्दीन खिलजी के समय ही हुआ था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है मुगल साम्राज्य से रिलेटेड। द लास्ट सूबेदार ऑफ बंगाल वॉज अपॉइंटेड बाई मुगल एम्परर। ऑप्शन ए मुर्शिद कुली खान, ऑप्शन बी सरफराज खान, ऑप्शन सी शुजाउद्दीन मोहम्मद खान, ऑप्शन डी अलीवर्दी खान। तो जो लास्ट सूबेदार ऑफ बंगाल था वो था मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान आप अभी इतिहास जब पढ़ेंगे तो मुर्शिद कुली खान जो देखेंगे वो बंगाल का सबसे लास्ट सूबेदार था जो कि मुगलों द्वारा अपॉइंट किया गया था। फिर हम आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिक्लेयर्ड एज इज सक्सेसर बाई गुरु नानक। निम्नलिखित में से किसी गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? ऑप्शन ए बाला, ऑप्शन बी लहना, ऑप्शन सी मर्दाना, ऑप्शन डी श्रीचंद। मित्रों जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी लहना। लहना को गुरु नानक जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। लहना को गुरु नानक द्वारा अंगद नाम दिया गया था, जो कि गुरुदेव अंगद के नाम से जिसे हम जानते हैं। तो लहना को जो नाम दिया गया था, अंगद नाम दिया गया था। गुरु अंगद देव सृजनात्मक व्यक्तित्व और अधिक आध्यात्मिक क्रियाशीलता से परिपूर्ण थे, जिसके कारण वे सिखों के दूसरे महान गुरु बने। गुरु नानक के बाद जो दूसरे नंबर के गुरु थे, जैसा कि हम जानते हैं कि सिख परंपरा में 10 गुरुओं को स्थान मिला है। तो पहले नंबर के जो गुरु थे वो थे गुरु नानक, और दूसरे नंबर के जो गुरु थे वो थे गुरु अंगद, और 10वें नंबर के जो गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ही थे जिन्होंने खालसा धर्म का या खालसा पंथ का शुरुआत किया था। आगे हम चलेंगे आधुनिक इतिहास की तरह। क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग विजिटर टू इंडिया डिड नॉट बिलोंग टू पोर्टुगीज़ कंट्री। यहाँ पर ये बताना है कि कौन से ऐसे जो ट्रेवलर्स हैं वो पोर्टुगीज़ कंट्री या पुर्तगाल देश के नहीं थे। ऑप्शन ए डुआर्टे बाराबोसा, ऑप्शन बी डोमिंगो पेस, ऑप्शन सी पीटर मुंडी, और ऑप्शन डी फर्नाज नूनीज। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पीटर मुंडी। पीटर मुंडी मित्रों पुर्तगीज ट्रेलर नहीं थे। पीटर मुंडी जो थे वो आप इतिहास में पढ़ेंगे ये ब्रिटिश जो ट्रेवलर थे। बाकी जो बारबोसा हैं, डोमिंगो पीस हैं, फर्नांड नूनीज हैं, ये सारे जो है पुर्तगीज के ट्रेवलर हैं। और ये विजयनगर का जब किंगडम का पीरियड था, या विजयनगर साम्राज्य जब राज्य करता था, उस समय ये तीनों लोग आए हुए थे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पीटर मुंडी। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पर समय के कालांतर के अनुसार हमें चीज़ें बताना है कि कौन सही है। पहला है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गदर पार्टी, गदर पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट देखना है। फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। दूसरा है पब्लिकेशन ऑफ हिक्किस बंगाल गैजेट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बंगाल एशियाटिक सोसाइटी बाई सर विलियम जॉन्स। अब इसका जो हम ऑप्शन देख लेते हैं वो है 2-1-3-4, 3-4-2-1, 4-3-1-2, 3-4-1 और 2। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से। गदर पार्टी का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 1913 में, 1913 में हुआ था। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडिया 1905 में हुआ था, 1905 में हुआ था। और जो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी है वो 1800 में हुआ था। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं सबसे पहले नंबर पर आएगा 3, फिर आ जाएगा 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका जो सही जवाब हो जाएगा। सर विलियम जॉन द्वारा जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है वो 1784 में हुआ था। और 1780 में बंगाल गैजेट का जो है शुभारंभ हुआ था। बंगाल गैजेट जो होता है बेसिकली वो सबसे पहला जो न्यूज़पेपर माना जाता है वो बंगाल गैजेट माना जाता है। फिर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो था सन 1784 में विलियम जॉन्स के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसके हिसाब से जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 9, विथ रेफरेंस टू द फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एट करेक्ट। इट वॉज फाउंडेड ऑन 10 जून 1800 AD विद इन द फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स इन कलकत्ता। द मेन पर्पज ऑफ एस्टेब्लिशिंग दिस कॉलेज वाज टू टीच इंडियन लैंग्वेज टू ब्रिटिश ऑफिसर।
अब ऑप्शन है ओनली वन, ओनली टू, बोथ, वन एंड टू, नाइदर वन और टू। अब इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में इसमें ये बताना है कि कौन सा जो है सही जवाब हो जाएगा। तो ये 10 जून 1800 को न होके ये हुआ था आपका 10 जुलाई में। और इसका जो मेन पर्पस था वो था ब्रिटिश ऑफिसर्स को हिंदी भाषा का ज्ञान देना और ब्रिटिश या जो इंडियन सिविल सर्वेंट थे उनको बताना किस तरीके से प्रशिक्षण होगा, या बेसिकली ये सिविल सर्वेंट के प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है किया गया था। और इसका जो स्थापना किया था वो था लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा ही फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन है, गिवन बेलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेबल एज असर्सन एंड अदर एज रीजन। ये असर्सन रीजन का सवाल है, तो हम देखते हैं असर्सन। दादा भाई नौरोजी ऑर्गेनाइज द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन 1866 इन लंदन टू डिस्कस ऑन इंडियन क्वेश्चन। रीजन जो है ही वांटेड टू इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन। अब इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। A is false but R is true. Both A and R are true but R is the correct explanation. Both A and R are true. R is not the correct explanation. तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। मतलब दोनों स्टेटमेंट सही भी है और इसका एक्सप्लेनेशन भी है सही है। दादा भाई नौरोजी जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1867 लंदन में ओपन किए थे और ये ही वांटेड टू इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन। वो धरना के थ्रू या प्रोटेस्ट के थ्रू ब्रिटिश लोगों का जो पब्लिक ओपिनियन था वो बदलना चाह रहे थे कि किस तरीके से ब्रिटिश जो है भारत पर अपना अधिकार जताए हुए हैं और एट्रोसिटीज़ या कितने अच्छे बुरी तरीके से वहाँ पर कार्य हो रहे हैं। फिर जो अगला सवाल हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा, विथ रेफरेंस टू इंडियन सिविल सर्विसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एट करेक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 प्रोवाइडेड फॉर अ सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज विच वॉज टू बी हेल्ड इन इंडिया। अगला जो होगा, इन द इंडियन सिविल सर्विसेज इन 1941 द परसेंटेज ऑफ इंडियन वाज मोर एज कम्पेयर टू द यूरोपियन। इसको हम देखेंगे, इसका जो सही जवाब होगा, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन और टू। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ वन एंड टू। फिर जो अगला क्वेश्चन है वो हो जाएगा, व्हाट वाज द नेम ऑफ द पोएट हु रोट द पॉपुलर पोएम फिरंगिया इन भोजपुरी अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनलिज्म। ऑप्शन ए मनोरंजन, रंजन प्रसाद, त्रिलोकी सिंह, राजेंद्र प्रसाद। जिसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मनोरंजन। मनोरंजन प्रसाद सिन्हा जी एक राइटर हैं, उनके द्वारा फिरंगिया का रचना हुआ था। बेसिकली वो फिरंगिया में ये जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म था या ब्रिटिश उपनिवेशवाद था उसके बारे में ये प्रॉपर अपने कविता में दिखाया गया था कि फिरंगी लोग किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें कर रहे हैं और जो 1921 का असहयोग आंदोलन या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसको कितने अच्छे तरीके से बताया गया है इसमें फिरंगिया में हम लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस द मेन अक्यूज्ड पंडित राम प्रसाद बिस्मिल वाज हैंग्ड इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन गोरखपुर। गोरखपुर इसका जो हो जाएगा मित्रों वो हो जाएगा सही जवाब। गोरखपुर में इनको फांसी दिया गया था सन 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में काकोरी जो कॉन्स्पिरेसी केस था उसमें इनको फांसी दे दिया गया था। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में ही राम प्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र लहरी थे, अशफाक उल्ला खान थे और रोशन सिंह थे। इन तीनों लोगों को सभी लोगों को फांसी दे दिया गया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल जी का जो जन्म हुआ था वो शाहजहाँपुर में उत्तर प्रदेश में हुआ था। और अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। चौथा क्वेश्चन, गिवन अबव आर टू स्टेटमेंट, वन लेबल एज असर्सन। असर्सन रीजन का यह सवाल है, देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर रेनाउंस नाइटहुड, ही वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है नाइटहुड रिनाउंस कर दिए थे। और जो आर वाला ऑप्शन होगा वो गलत है, ही वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मित्रों 1921 में हुआ था और वो इसमें पार्टिसिपेशन नहीं लेना चाहते थे। और जो नाइटहुड को रिनाउंस किए थे वो जो
ये जलियांवाला जो मैसाकरे हुआ था, जलियांवाला जो कांड हुआ था, उसको लेकर इन्होंने अपना नाइटहुड का जो उपाधि था उसको ये त्याग दिए थे। अगला क्वेश्चन, इन द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी हु वाज वन ऑफन कॉल्ड द लोकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ औरा एंड अथॉरिटी ऑफ कंपनी बहादुर, कोतवाल, दरोगा, अमाला, लैंडलॉर्ड। तो जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव था, जिसे हम कंपनी बहादुर की शान व शौकत जिसे हम बोलते थे, वो था दरोगा। दरोगा को ये सारी उपाधि जो है मिली हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू इंडियन रेलवे अचीविंग 100% इलेक्ट्रिफिकेशन बाई 2023, अ नेट जीरो कार्बन इमिशन नेटवर्क बाई 2030। अब इसमें सही जवाब बताना है हमें। ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन, नॉट टू, नाइदर वन, नॉट टू। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 2023 तक भारतीय रेलवे को पूरी तरीके से हरित ऊर्जा से या ग्रीन एनर्जी से संचालित करने का टारगेट है, और वहीं 2030 में पूरी तरीके से ग्रीन एनर्जी पर चलाने का जो है अभियान भारत सरकार का है। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, अचीविंग 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, और दूसरा जो है नेट जीरो कार्बन इमिशन नेटवर्क बाई 2030। क्वेश्चन नंबर 17, हु इज ऑथर ऑफ द बुक संस्कृत के 4 अध्याय, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्ता, जयशंकर प्रसाद। संस्कृत के जो 4 अध्याय थे वो उसके जो रचनाकार है वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा संस्कृत के 4 उपाध्याय पुस्तक के लेखक हैं। इसी पुस्तक में दिनकर जी ने भारत के सांस्कृतिक इतिहास को 4 भागों में बांटने का प्रयास किया है। और हम देखने का अगर प्रयास करें कि रामधारी सिंह दिनकर जो राष्ट्रकवि के रूप में जानते हैं, उनकी कुछ रचनाएं रेणुका, हुंकार, रसवंती, सांधेनी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी आदि इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। क्वेश्चन नंबर 18, मैचिंग करना है इसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में से। देखते हैं वार के बारे में ये बताया गया है और बताना है हमें कि कौन सा जो है वार सही है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, सेकेंड एंग्लो मराठा वार, सेकेंड एंग्लो मराठा वार, 2 बार ये दे दिया गया है सेकेंड एंग्लो मराठा वार इसमें, और सेकेंड एंग्लो अफगान वार। तो इसमें हमें कूटनीति द्वारा अपना सही बताना है हमें किस तरीके से है। तो हम देखेंगे द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो है वो है सन 1780 से 84 के बीच में, और द्वितीय जो एंग्लो फ्रांस का युद्ध जो है, एंग्लो फ्रेंच वार जो हुआ है वो है 1750 से 54 के बीच में, और द्वितीय एंग्लो मराठा जो वार हुआ है वो है 1803 से 1805 के बीच में, और द्वितीय एंग्लो अफगान जो हुआ है 1878 से 1880 के बीच में हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन जो है इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। असैसिनेशन ऑफ करजन वैली, एजुकेशन ऑफ खुदीराम बोस, स्टार्टिंग ऑफ केसरी न्यूज़पेपर बाई बाल गंगाधर तिलक, स्टार्टिंग ऑफ अल हिलाल न्यूज़पेपर बाई अबुल कलाम आज़ाद। इसमें चारों चीज़ों के बारे में हमें बताना है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा केसरी न्यूज़पेपर सबसे पहले हुआ था, फिर दूसरे नंबर पर खुदीराम बोस जी का एग्जीक्यूशन हुआ था, फिर उसके बाद से असैसिनेशन ऑफ करजन वैली, उसके बाद से अल हिलाल जो कि अबुल कलाम आज़ाद जी का रचना है। चलिए हम सन के हिसाब से देख लेते हैं। केसरी समाचार का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1821 में, और खुदीराम बोस को मृत्युदंड 1908 ईस्वी में। करजन वैली की जो हत्या हुई थी वो 1909 ईस्वी में हुई थी, और अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1912 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट वाज द टोटल परसेंटेज ऑफ सेंट्रल रेवेन्यू स्पेंट ऑन मिलिट्री प्रोसेस इन ब्रिटिश इंडिया? 40%, 45%, 50%, 55%। इसमें कोई जवाब सही नहीं होगा, क्योंकि ब्रिटिश काल में जो मिलिट्री पर खर्चा होता था वो होता था 52%। 52% टोटल जो खर्चा होता था मिलिट्री पर होता था। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 जो है अब यहाँ से भूगोल का स्टार्ट हो जा रहा है। तो भूगोल वाले पार्ट को हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से देखेंगे। ये था आज का वीडियो जिसमें हम 2021 के पेपर को देखे हैं और इसमें इतिहास के क्वेश्चन को देखे हैं। तो टोटल हम लोग देखे हैं कि 20 क्वेश्चंस आए हुए हैं एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न इंडिया को लेकर। अगले आने वाले वीडियो में हम लोग भारत का भूगोल और बाकी विविध जानकारियाँ देखने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।